वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। आज हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब अफगान समस्या को ठीक से हल करने के उद्देश्य से कंपनी ने किस वर्ष रणजीत सिंह और शाह शुजा से त्रिदलीय संधि की? क जून 1835, ख जुलाई 1831, ग जून 1838, घ मार्च 1838। सही उत्तर है इसका ग जून 1838। जून 1838 में अफगान समस्या को ठीक से हल करने के उद्देश्य से कंपनी ने रणजीत सिंह और शाह शुजा से त्रिदलीय संधि की। अगला प्रश्न, जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? क खड़ग सिंह, ख ध्यान सिंह, घ शेर सिंह, घ चैत सिंह। सही उत्तर है इसका क खड़ग सिंह। जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिंहासन पर खड़ग सिंह बैठा। अगला प्रश्न, आंगल सिख 1845-46 में हुई अनेक लड़ाइयों में से कहाँ की लड़ाई निर्णायक रही जिसमें सिख अंततः पराजित हो गए? क मुदकी, ख फिरोज शाह, घ सोबराव, घ आलीवाल। सही उत्तर इसका घ सोबराव। सोबराव की लड़ाई में सिख अंतिम रूप से पराजित हो गए। अगला प्रश्न, किस संधि के पश्चात पंजाब का प्रशासन रेजिडेंट के अधीन था? क भैरोवाल की संधि, ख लाहौर की संधि, ग आलीवाल की संधि, ग उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका क भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि के पश्चात पंजाब का प्रशासन रेजिडेंट के अधीन आ गया था। अगला प्रश्न, किसके काल में उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा? क लॉर्ड कॉर्नवालिस, ख लॉर्ड वेलेस्ली, ग लॉर्ड विलियम बेंटिक, ग लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है इसका ग लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह ने विलियम बेंटिक से रोपड़ में भेंट के समय यह प्रस्ताव किया था कि आओ सिंध को जीत ले और आधा आधा बांट ले? क 1829, ख 1831, ग 1835, ग 1839। सही उत्तर इसका ख 1831 में विलियम बेंटिक ने महाराजा रणजीत सिंह से रोपड़ में भेंट के समय यह प्रस्ताव किया था कि सिंध को जीतकर आधा आधा बांट ले। अगला प्रश्न, किसने 1831 में सर एलेक्जेंडर बर्न्स को सिंध नदी की खोज के लिए भेजा? क लॉर्ड ऑकलैंड, ख लॉर्ड एलेनबरो, ग सर चार्ल्स मेटकॉफ, ग सर चार्ल्स मेटकॉफ, ग उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ख लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो ने एलेक्जेंडर बर्न्स को सिंध नदी की खोज के लिए भेजा। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय में बंगाल तोपखाने के मुख्य कार्यालय कलकत्ता के स्थान पर मेरठ में ले जाए गए? क लॉर्ड एलेनबरो, ख लॉर्ड ओर्डिंग, ग लॉर्ड डलहौजी, ग लॉर्ड लिटन। सही उत्तर है इसका ग लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में बंगाल तोपखाने के मुख्य कार्यालय कलकत्ता के स्थान पर मेरठ में ले जाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने सेना के मुख्य कार्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए? क बम्बई, ख देहरादून, ग शिमला, घ दिल्ली। सही उत्तर है इसका ग शिमला। लॉर्ड डलहौजी ने सेना के मुख्य कार्यालय शिमला में स्थापित किए। अगला प्रश्न, किस वर्ष चार्ल्स वुड द्वारा भारतीय सरकार को एक नई योजना भेजी गई जिसे वुड का निर्देश पत्र वुड्स डिस्पैच कहा जाता है तथा जिसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई? क 1852, ख 1858, ग 1856, घ 1854। सही उत्तर इसका घ 1854 में भारत सरकार को एक नई योजना भेजी गई जिसे वुड का निर्देश पत्र अथवा वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, जिसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई गई। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय के आदर्श पर परीक्षा लेने वाले विश्वविद्यालय 3 प्रेसिडेंसी नगरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापित किए जाने थे? क कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ख लंदन विश्वविद्यालय, ग हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ग उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ख लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर परीक्षा लेने वाले विश्वविद्यालय 3 प्रेसिडेंसी नगरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापित किए जाने थे। अगला प्रश्न, किस वर्ष एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया जिसमें तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थित डाकघरों की देखरेख के लिए एक महानिदेशक नियुक्त किया गया?
ख 1890, ख 1852, घ 1854, घ 1900। सही उत्तर इसका घ 1854। 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया जिसमें तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थित डाकघरों की देखरेख के लिए एक महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया? का लॉर्ड विलियम बेंटिक, का लॉर्ड एम्सहर्स्ट, का लॉर्ड डलहौजी, का जॉन लॉरेंस। सही उत्तर इसका का लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। अगला प्रश्न, कौन साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? का लॉर्ड डलहौजी, का लॉर्ड मेयो, गा लॉर्ड डफरिन, गा लॉर्ड लिटन। सही उत्तर इसका घ लॉर्ड लिटन साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश प्रशासन में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की? का जॉन लॉरेंस, का लॉर्ड मेयो, गा लॉर्ड लिटन, गा लॉर्ड रिपन। सही उत्तर इसका ख लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने ब्रिटिश प्रशासन में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया? का जॉन लोयल, का मैकडोनल्ड, का रिचर्ड स्ट्रेची, का रॉबर्टसन। सही उत्तर इसका ग रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अंग्रेजी संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया? का 1865, ख 1876, घ 1878, घ 1880। सही उत्तर इसका ख 1876 में अंग्रेजी संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया गया जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया। अगला प्रश्न, लॉर्ड लिटन ने इंडियन आर्म्स एक्ट कब बनाया था? का 1876, ख 1877, घ 1880, घ 1878। सही उत्तर इसका घ 1878 में लॉर्ड लिटन ने इंडियन आर्म्स एक्ट बनाया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष से लंदन में कंपनी में उच्च पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हो गई थी? क 1813, ख 1833, घ 1853, घ 1843। सही उत्तर इसका घ 1853। 1853 में लंदन में कंपनी में उच्च पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हो गई थी। अगला प्रश्न, किसने एक पृथक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो सीधा केंद्रीय सरकार के अधीन हो बनाने की योजना बनाई थी? का लॉर्ड लिटन, का लॉर्ड रिपन, का लॉर्ड डफरिन, का लॉर्ड लैंसडाउन। सही उत्तर इसका का लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने एक पृथक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो सीधा केंद्र सरकार के अधीन हो बनाने की योजना बनाई। अगला प्रश्न, किसने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? का पी.ई. रॉबर्ट्स, का लॉर्ड इरविन, का ग्लैडस्टेन, का फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सही उत्तर इसका का फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, सितंबर 1837 में ऑकलैंड ने किसे काबुल भेजा जिसका कार्य राजनीतिक परिस्थितियों को जांचना था? का जॉन लॉरेंस, का जेम्स आउटर्म, का एलेक्जेंडर बर्न्स, का जॉन के। सही उत्तर इसका का एलेक्जेंडर बर्न्स को ऑकलैंड ने काबुल भेजा जिसका कार्य राजनीतिक परिस्थितियों को जांचना था। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान के संबंध में अपनाई गई अकर्मण्यता की नीति को प्राय किस वायसराय के नाम से संबंधित किया जाता है? का लॉर्ड कैनिंग, का जॉन लॉरेंस, का लॉर्ड लिटन, का लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर इसका का जॉन लॉरेंस के नाम से संबंधित किया जाता है। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में 1902 में एक पुलिस आयोग नियुक्त किया ताकि प्रत्येक प्रांत के पुलिस अधिकारी के प्रशासन की जांच पड़ताल की जा सके? कर सर रिचर्ड थॉमस, ख एडमंड हिल, ग एंड्रयू फ्रेजर, ग स्मिथ। सही उत्तर इसका ग एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग नियुक्त किया ताकि प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल की जा सके। अगला प्रश्न,
1902 में कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया? क 1902, ख 1903, ग 1904, घ 1905। सही उत्तर इसका ग 1904 में कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न, 1901 में किसकी अध्यक्षता में कर्जन ने एक आयोग सिंचाई के पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त किया? क रॉबर्टसन, ख कोलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, ग स्मिथ, ग उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ख कोलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में कर्जन ने एक सिंचाई के पूर्ण प्रश्न की जांच के लिए नियुक्त किया। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? क 1899, ग 1903, ग 1901, ग 1904। सही उत्तर इसका ग 1904 में लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित कराया। अगला प्रश्न, 1903 में कर्जन ने कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल कहाँ भेजा? क तिब्बत, ख बर्मा, ग अफगानिस्तान, घ नेपाल। सही उत्तर है इसका क तिब्बत। तिब्बत में कर्जन ने कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा। अगला प्रश्न, किस कानून द्वारा यह निश्चित किया गया कि गवर्नर जनरल स्वयं अपने कार्यों का उत्तरदायित्व उठाकर काउंसिल के बहुमत के निर्णय को रद्द कर सकता था? क 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क 1781 का सुधार कानून, ग 1786 का सुधार कानून, घ 1793 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर इसका ग 1786 का सुधार कानून में ये निश्चित किया गया कि गवर्नर जनरल स्वयं अपने कार्यों का उत्तरदायित्व उठाकर काउंसिल के निर्णयों को रद्द कर सकता था। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से 1783 में किसने संसद के सम्मुख इंडिया बिल प्रस्तुत किया? क एडमंड बर्ग, ख फॉक्स, ग क्लेवरिंग, घ फिलिप फ्रांसिस। सही उत्तर इसका ख फॉक्स। फॉक्स ने रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए उद्देश्य से 1783 में संसद के सम्मुख इंडिया बिल प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल की काउंसिल में से कौन प्रथम कानून सदस्य था? क फॉक्स, ख क्लेवरिंग, घ स्मिथ, घ लॉर्ड मैकाले। सही उत्तर इसका घ लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल में प्रथम कानून सदस्य था। अगला प्रश्न, किस वर्ष बम्बई और मद्रास के गवर्नरों और वहां की काउंसिलों से कानून बनाने के अधिकार छीन लिए गए? क 1831, ख 1781, घ 1786, घ 1833। सही उत्तर इसका घ 1833। 1833 में बम्बई और मद्रास के गवर्नरों और वहां की काउंसिलों से कानून बनाने के अधिकार छीन लिए गए। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है फिर टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है? क फिलिप फ्रांसिस, ख जॉन सुलिवन, घ जेम्स ग्रांट, घ मार्टिन वर्ड। सही उत्तर है इसका ग जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट ने ऐसा कहा है कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में कार्य करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी चीज़ को उठा लेती है और फिर टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है। अगला प्रश्न, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सलाह पर सितंबर 1770 में प्रेसिडेंट और काउंसिल द्वारा कहाँ पर दो वित्त नियंत्रण परिषदें स्थापित की गई? क इलाहाबाद और कलकत्ता, ख मद्रास और कलकत्ता, घ मुर्शिदाबाद और पटना, घ पटना और कलकत्ता। सही उत्तर इसका घ मुर्शिदाबाद और पटना में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सलाह पर सितंबर 1770 में प्रेसिडेंट और काउंसिल द्वारा दो वित्त नियंत्रण परिषदें स्थापित की गई। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की थी? क 1772, क 1780, घ 1786, घ 1791। सही उत्तर है इसका घ 1786। 1786 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बोर्ड की स्थापना की थी। अगला प्रश्न,
वारेन हेस्टिंग्स ने किस वर्ष कर संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली वालों को 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दी? क 1773, ख 1772, घ 1776, घ 1780। सही उत्तर है इसका ख 1772। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कर संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली वालों को 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दी। अगला प्रश्न, कौन जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था? क जॉन शोर, ख चार्ल्स ग्रांट, घ वारेन हेस्टिंग, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका क जॉन शोर। जॉन शोर जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था। अगला प्रश्न, कौन यह मानता था कि समस्त भूमि सरकार की तथा जमींदार उसके कर संग्रहकर्ता से अधिक नहीं है? क फिलिप फ्रांसिस, ख चार्ल्स ग्रांट, घ लॉर्ड कॉर्नवालिस, घ मुनरो। सही उत्तर है इसका ख चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट ये मानता था कि समस्त भूमि सरकार के तथा जमींदार उसके कर संग्रहकर्ता से अधिक नहीं है। अगला प्रश्न, समस्त अंग्रेजी भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि स्थायी जमींदारी पद्धति के अंतर्गत लाई गई? क 19%, ख 40%, घ 33%, ख 49%। सही उत्तर है क 19%। 19% भूमि स्थायी जमींदारी पद्धति के अंतर्गत आई। अगला प्रश्न, महलवाड़ी भूधृति पद्धति किस क्षेत्र में लागू की गई? क यूपी, ख पंजाब, घ मध्य प्रांत, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर इसका घ उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रांत में भूधृति पद्धति महलवाड़ी पद्धति को लागू किया गया। अगला प्रश्न, महलवाड़ी भूधृति पद्धति में समस्त अंग्रेजी भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि आई? क 15%, ख 25%, घ 40%, घ 30%। सही उत्तर इसका घ 30%। महलवाड़ी पद्धति में समस्त अंग्रेजी भारत की लगभग 30% भूमि आई। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी पद्धति प्रमुखतः भारत के किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? क बम्बई तथा मद्रास के अधिकतर भागों में, ख आसाम, घ गुजरात, घ क और ख दोनों। सही उत्तर इसका घ क और ख दोनों। बम्बई तथा मद्रास के अधिकतर भागों और आसाम में रैयतवाड़ी पद्धति लागू की गई। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी पद्धति में समस्त अंग्रेजी भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि आई? क 51%, ख 60%, ग 66%, घ 69%। सही उत्तर है इसका क 51% भूमि रैयतवाड़ी पद्धति में समस्त अंग्रेजी भारत की लगभग आई थी। अगला प्रश्न, जमींदारों के विरुद्ध कब सूर्यास्त कानून पारित किया हुआ, जिसमें कहा गया था कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान या उसका कुछ भाग नहीं दिया गया तो जमींदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? क 1794, ख 1793, घ 1798, घ 1800। सही उत्तर है इसका क 1794। 1794 में सूर्यास्त कानून पारित हुआ था कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान या उसका कुछ भाग नहीं दिया गया तो जमींदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अगला प्रश्न, 1765 से 1770 के बीच कंपनी ने अपनी शुद्ध आय का लगभग कितना प्रतिशत माल के रूप में बंगाल के बाहर भेजा? क 8%, ख 18%, घ 33%, घ 46%। सही उत्तर इसका घ 33%। 1765 से 1770 के बीच कंपनी ने 33% शुद्ध आय का लगभग माल बंगाल के बाहर भेजा, जो एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारतीय करघों को तोड़ दिया और चरखे का सर्वनाश कर दिया? क कार्ल मार्क्स, ख दादा भाई नौरोजी, क रेमजी म्यूर, घ जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर इसका क कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारतीय करघों को तोड़ दिया और चरखे का सर्वनाश कर दिया। अगला प्रश्न, किसने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? क दादा भाई नौरोजी, ख कार्ल मार्क्स, घ आर.सी. दत्त, घ थियोडर मॉरिसन। सही उत्तर इसका क दादा भाई नौरोजी ने
अपने धन के निष्कासन के सिद्धांत में अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, सरकार ने किस वर्ष दक्कन राहत अधिनियम पारित किया? क 1830, ख 1854, ग 1879, ख 1890। सही उत्तर इसका ग 1879 में सरकार ने दक्कन राहत अधिनियम पारित किया। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? क भूमि कर, ख व्यापार कर, ग उद्योग पर कर, घ नमक कर। सही उत्तर इसका क भूमि कर। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ब्रिटिश संसद में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें इंग्लैंड में भारतीय रेशमी तथा सूती कपड़ा पहनने वालों पर जुर्माना किया जाता था? क 1717, ख 1750, ग 1720, ग 1757। सही उत्तर है इसका ग 1720। 1720 में ब्रिटिश संसद में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें इंग्लैंड में भारतीय रेशमी तथा सूती कपड़ा पहनने वालों पर जुर्माना किया जाता था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द